शेयर मार्केट ही पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, नया चैप्टर है, मुस्कुराहटों के साथ उसे पढ़िए। अब ये बताइए कि जब हमने कंपनी खोली, आज हमने अपनी कोई नई कंपनी खोली, और जो नई कंपनी खोली उसके अंदर जब आप ओपन करते हो तो आपको 2 प्रकार की कैपिटल बतानी पड़ती है फॉर्म भरने के अंदर अंदर ही। फॉर्म के अंदर ही हमें ये लिखकर बताना होता है सरकार को, जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसी समय, कि हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी और हमारी कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी होगी। ये 2 शब्द आपने अकाउंटेंसी में भी सुने होंगे, इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल कर लिया। आप ये ना समझें कि शेयर कैपिटल में अभी हमने टाइप तो पढ़ा नहीं, तो फिर ये 2 शब्दों पर चर्चा क्यों हो रही है। ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल का फर्क अभी समझ लीजिए, आपको अच्छा क्लियर होगा ये सब कुछ। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है वो मैक्सिमम लिमिट, जितने रुपए की कैपिटल हमारी कंपनी में हो सकती है, वो अधिकतम सीमा जिसके बाहर जा हम नहीं सकते। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करके उसे इंक्रीज भी करवा सकते हो। यूं समझ लीजिए कि आज आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए है, तो आज आपकी लिमिट 2 लाख रुपए तक की ही खरीदारी करने की है, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कभी लिमिट बढ़ नहीं सकती। समय पर आप पेमेंट करते रहिए, बैंक खुद ही बढ़ा देगा, या फिर आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो रिप्लाई कर देंगे, बढ़ जाएगी लिमिट। उसी प्रकार जब आपकी कंपनी खुलती है तो आप अपने लिए एक लिमिट सेट करते हैं कि बस इतने रुपए तक की ही कैपिटल हम रखेंगे, जिसको भी शेयर बेचेंगे इससे इतने रुपयों से ज्यादा का टोटल हमारी कैपिटल का कभी नहीं होगा। ठीक, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर है साहब बात। लेकिन आप इमेजिन करिए कि वो जो लिमिट है मैक्सिमम वाली, वो जरूरी थोड़ी है कि आज ही आप इस्तेमाल कर लें। आज आपकी कंपनी खुलने जा रही है नई, तो आज ही पूरी लिमिट यूज करना चाहो तो आज कर लो, आपका मन, और कम करना चाहो तो कम कर लो। उसमें से वो जो मैक्सिमम लिमिट है, उसमें से एक्चुअल में आज की डेट में कितने रुपए के आप शेयर इशू करना चाहते हो, वो होती है पेड अप कैपिटल। हमारे लोग, हमारे शेयर होल्डर, हमारे मेंबर वाकई में जो रुपया हमारे खाते में ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर। और हमें कुछ नहीं पता क्या सब्सक्राइब्ड होता है, क्या इशूड होता है, क्या कॉल्ड अप कैपिटल होती है, क्या कॉल्स इन एरियर्स होती है, क्या कॉल्स इन एडवांस होती है, बड़े लोगों की बात नहीं है। हम तो अनजान है, आज पहली मुलाकात है हमारी। हमने बस कहीं से ये सुन लिया है कि एक मैक्सिमम लिमिट होती है ऑथराइज्ड, और एक एक्चुअल खाते में पैसे होते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया। अब ये कैपिटल शब्द तो हमें समझ आता है, हमने तो प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ा है, पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, कंपनी में भी पढ़ा है। आप मुझे बताइए, आपने पहली बार जब अकाउंटेंसी पढ़नी चालू करी होगी, ज्यादातर लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उन्हें 11वीं 12वीं में बैलेंस शीट बनाना सिखा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश और अन्य रीजनल बोर्ड्स जो है ना सर, वहां तो बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर है वो 6ठी क्लास में ही आ जाता है। 6ठी क्लास में एक पेपर है सर 100 नंबर का, उसका नाम है कॉमर्स। उसमें बिजनेस करस्पॉन्डेंस, उसमें बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें बैलेंस शीट, उसमें जर्नल एंट्री। 6ठी क्लास में हालत देखें आप, कमाल। खैर, तो बैलेंस शीट आपने सीखी होगी जब सबसे पहली बार, तो आपने सीखा होगा कि बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल आती है, उसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट और उसमें माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स। याद है जी, कैपिटल होती है वो। ऐसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल होती है और यहां पर भी कैपिटल है। तो उसमें फर्क क्या है? जब सब जगह ही कैपिटल होती है तो वहां पे तो कैपिटल को लेकर इतना बड़ा कलेश नहीं है। 23 से लेकर 72 तक कोई हद होती है सेक्शंस की? सर आप समझिए, 72 में से 22 हटा दीजिए, कितने सेक्शन बचे? 50। तो 50 सेक्शन अगर किसी टॉपिक पर है तो यकीनन ये बड़ा कीमती होगा। मेरा प्रश्न सुनिए और जवाब दीजिए यदि हो सके। कैपिटल पार्टनरशिप में भी टुकड़ों में बटी होती है, कैपिटल कंपनी में भी टुकड़ों में बटी होती है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है वो जरा हमें समझना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अगर 4 पार्टनर हैं तो वहां पे भी तो शेयर कैपिटल हो सकती थी, उसे तो शेयर कैपिटल नहीं कहते। पार्टनर्स 4 हैं तो कैपिटल के कितने टुकड़े होते हैं? 4। और यहां पर भी तो बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वहां पर भी तो कैपिटल के टुकड़े होते हैं। तो क्या फर्क है जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा कि शेयर कैपिटल तो क्या होता है कि हम शेयर हमने जैसे अनाउंस किया बाहर पब्लिक के लिए, तो वो सारा टोटल हुआ तो कैपिटल, शेयर कैपिटल
तो वहां पे भी 50 हो सकते हैं पार्टनर्स। सर 50 नहीं, मतलब मेरा कहना यह है कि वहां पर भी कई लोग हो सकते हैं और यहां पर भी कई लोग हो सकते हैं। तो वो थोड़ा सा चर्चा इस पर कर लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, फोकस से, मुस्कुराहट रखें आप। देखिए, किसी के बहुत मशहूर, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, आपको आता हो तो आप फिर भी शांत रहें, वो मजा खराब हो जाता है। वो कहानी ऐसा कहती है कि आपका जन्मदिन था, कहानी कहती है कि आपका क्या था, जन्मदिन, राइट, क्लियर। आपके जन्मदिन पर आपने 4 लोगों को बुलाया। कितने लोगों को बुलाया? 4 लोगों को। आप जन्मदिन की तैयारियों में इतने व्यस्त थे, इतने बिजी थे, आपको इतनी नर्वसनेस हो रही थी कि ये कैसे तैयारी होगी, कैसे जन्मदिन बनेगा। उस नर्वसनेस में आपने एक फैसला करा कि केक काटने में यार बहुत टाइम लग जाता है, पहले तो काटो फिर सबको बांटो। आपको ये पता था कि 4 ही तो लोग आ रहे हैं मेहमान, आप तो खाते नहीं, मना करा, डायबिटीज है आपको। 4 टुकड़े केक के पहले ही आपने करके रख दिए, ठीक साहब, समय बचाने के लिए। कॉमर्स का बच्चा है ना भाई, वो बैलेंस शीट बनानी है, 4 क्वेश्चन होमवर्क के करने हैं, जन्मदिन पे समय खराब होगा। व्हाट यू डिड, यू डिवाइडेड द केक इनटू 4 पीसेस, राइट, एंड यू केप्ट द प्लेट्स रेडी, के साथ जैसे ही वो आदमी आएगा आप उसे कहेंगे केक, ठीक। ये अलग कहानी है, यहां पर केक सबके साथ नहीं कटता है, कट चुका पहले, समय बचाया आपने, ठीक साहब। अब जब मेहमान आने शुरू हुए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, अब जो चौथा आना था वो अपने साथ 1 को और ले आया। अब हमारी मन में तो कैलकुलेशन बिगड़ गई। अब हम मन में कितनी भी गालियां दें उसको, लेकिन वो तो आ चुका। अब उससे ये थोड़ी कहेंगे यार तुझे बुलाया था, किसको ले आया तू, चल हटो, आप प्लीज एक्सक्यूज मी, आपको बुलाया मैंने। सामाजिक संरचना के हिसाब से, सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से वी कैन नॉट डिसओबे दैट पर्सन। अब उसको डिसरिगार्ड थोड़ी कर देंगे, साहब आप कैसे हिम्मत कैसे पैर रखने, बुलाया था मैंने तुमको। अब तो यार कलेश ये हो गया कि 4 प्लेटें थी, 4 लोगों की थी, अब वो 5 में को कैसे केक दें। तो जब 5वां आया तो हमने कहा सर आप बैठो प्लीज। हमारी माथे की शिकन देखकर वो जो हमारे 4 दोस्त आए थे, उन चारों ने अपनी अपनी प्लेट में से थोड़ा थोड़ा केक निकाला और उस 5वें को पकड़ा दिया, ठीक। अगर वो 5वें की जगह 6ठा आता तो भी हमें यही करना पड़ता। अब जो 5 प्लेटें तैयार हो गई, ये सब थोड़ी थोड़ी देते और 6ठी प्लेट तैयार हो जाती। फिर यदि कोई 7वां आ जाता तो ये 6 लोग में से अपनी थोड़ी प्लेट में से केक देते, 7वां आ जाता है ना सर, 7वें को मिल जाता। और मान लो, मैं तो कह रहा हूं, अगर इनमें से कोई लालची हो, केक का बड़ा भूखा हो, केक के लिए बड़ा पैशनेट हो, वो बोले मैं तो नहीं दे रहा अपना केक, तो हम भाई उससे नहीं लेंगे, बाकी लोग दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन वील एकोमोडेट एंड एडजस्ट। सर ये कहानी नहीं है, ये शेयर कैपिटल है, अभी आपको साबित कर दूंगा मैं। वील क्या बोला मैंने, अकोमोडेट एंड एडजस्ट, राइट। अब किसी तरह साहब रात गई, अब बात गई, जन्मदिन निपटा। हमें जिंदगी की शिक्षा मिल गई कि केक पहले से काट के नहीं रखना, ठीक। अब अगला जन्मदिन आया, अभी एक और बर्थडे है, सुनो। अब अगला जन्मदिन आया, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि ये समय व्यर्थ हो रहा है, तो आप लोगों को गलत लग रहा है। समय तब व्यर्थ होगा जब ये आप नहीं सुनेंगे कहानी और कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा 4 बार में भी। आपके खून में ना बहने लगेगी शेयर कैपिटल 10 मिनट बाद। खैर, तो वो 1 साल बाद फिर जन्मदिन आया, फिर आप बड़े व्यस्त थे, बड़े नर्वस थे, बड़ा दुख सा होने लगा आपको, बड़ा डर सा लगने लगा आपको। फिर आपके हाथ में चाकू आ गया, फिर आपने केक काटने की कोशिश करी, लेकिन इस बार आपका दिमाग चला। आपने क्या करा, आपने केक के 4 टुकड़े नहीं काटे, कट 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 इतने टुकड़े काट दिए आपने कि फिजिक्स का साइंटिस्ट भी उसके छोटे टुकड़े नहीं काट सकता। वो जो भी अणु और परमाणु होते हैं,
इतने छोटे हमने टुकड़े कर दिए कि ईश्वर को उतरना पड़ेगा उससे छोटा टुकड़ा करने के लिए, इंसान तो कर नहीं सकता। ठीक साहब, इतने बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना सर, समझ गए आप? कहानी में कुछ भी हो सकता है ना, बात सुनो आप। छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल छोटे 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 छोटे, डेसिमल भी बड़ा होता है, बिंदी। केक के हमने इतने छोटे टुकड़े कर दिए। अब हमने क्या करा, वो थाल सजा दिया मेन गेट पर, आदमी आता जाए और जितने टुकड़े चाहिए उतने उठाता जाए। अब हमारी ये झंझट खत्म हो गया कि एक आदमी 4 को ला रहा है, या एक आदमी 10 को ला रहा है, या वो आदमी अकेले आ रहा है। गेट पर आदमी आता है, हम उससे कहते हैं सर जितने आपको टुकड़े पसंद हो, चाहिए हो, केक के उठा लो। अब आदमी लिहाज में कुछ सारा तो खा नहीं जाता, तो वो अपने मन से 4, 5, 10, 40 जिसको जितने लेने हैं, हमने तो अणु परमाणु जैसे छोटे टुकड़े कर दिए, हो गए होंगे 2-4 हजार पीसेस। वो आता जा रहा है, लेता जा रहा है और खाता जा रहा है। हमारी चिंता जो है ना वो खत्म हो गई। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि दोनों ही टुकड़े थे, उन दोनों ही टुकड़ों में अंतर क्या था? पहले वाले केस में नंबर ऑफ पीसेस वर इक्वल टू द नंबर ऑफ गेस्ट, लेकिन यहां पर दूसरे जन्मदिन पर जब हमें अकल आ गई तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ पीसेस वर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ गेस्ट। In fact, number of pieces were more than the number of guests, and we actually cannot compare because we don't know how many guests are there in the story. दिया नहीं है तो हम ये बता ही नहीं सकते एक्चुअली कि नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा थे या नंबर ऑफ गेस्ट ज्यादा थे। प्राइम मिनिस्टर साहब हमसे कहें जन्मदिन पर पूरी जनता को मैं बुलावा देता हूं, आ जाना मेरे घर पे, तो केक के टुकड़े कितने भी हो छोटे पड़ सकते हैं, कम पड़ सकते हैं। तो लेट अस नॉट कंपेयर नंबर ऑफ गेस्ट एंड नंबर ऑफ पीसेस। दूसरे जन्मदिन पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ पीसेस हमने कितने कर दिए, एज मच एज पॉसिबल, जितने हो सकते थे ना उतने पीस हमने करके रख दिए। रोज से हम फ्री फ्लो मोड में आ गए, जिसको जितने चाहिए वो उतने लेकर जा सकता है। दूसरा अंतर समझिए, पहले जन्मदिन पर जितने लोग आते जा रहे थे उनको किसी और के आने के बाद क्या करना पड़ता था, सैक्रिफाइस अपने टुकड़े का। और नए जन्मदिन पर, अगले जन्मदिन पर किसी को क्या नहीं करना पड़ा, सैक्रिफाइस। सब लोग अपने अपने छोटे छोटे टुकड़े लेकर खाते जा रहे थे, और मान लो अंत में कोई आ भी गया जिसके भाग्य में नहीं था केक खाना और सारे पीस चले गए, हम उससे क्या कहेंगे, नमस्कार आइए आप, लेकिन केक तो आपको अब मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिनको मिले वो खा चुके और अब थाल में कुछ रखा नहीं जो हम आपको दे सके। जो पहला जन्मदिन था वो थी पार्टनरशिप की कैपिटल, और जो अगला जन्मदिन आया वो है कंपनी की कैपिटल। आप कृपया समझिए कि जब पार्टनरशिप में कभी भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल रेशो, प्रॉफिट रेशो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उनको उसी में से हिस्सा देकर नए पार्टनर को अकोमोडेट एंड एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन कंपनी के अंदर हमारे टुकड़े पहले से सेट हैं। कोई आदमी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो हम उससे कहते हैं भाई अभी तो खाली टुकड़े हमारे पास 40 रखे हैं जो किसी ने नहीं लिए, वो लेने हो तो ले लो आप। इसका मतलब हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल के टुकड़े थे 100, जिनमें से 10 टुकड़े हम इशू कर चुके, शेयर बेच चुके और पैसा आ चुका, तो 90 तो अभी इशू नहीं करे ना हमने। तो हमारे पास 90 टुकड़े अभी कैसे रखे हैं, खाली खाने के लिए। तो कोई भी आ जाए और उसे खा जाए, कोई भी आ जाए उसे खरीद ले, ठीक है। इससे पुराने वालों पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। सुनते रहिए आप कृपया। अब पहली और दूसरी में दूसरा अंतर आपने समझा कि पहली वाली जो कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा कृपया, वो किसी की ओनरशिप नहीं थी। हमको प्लेट मिली और हमने उसमें से हिस्सा निकाल के दूसरे को देना पड़ा, तो जो हमारे हाथों में हिस्सा था उसका मालिकाना हक हमारे पास नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन के बर्डन में हमें उसका टुकड़ा काट के देना पड़ा। अगर कोई देने से मना करता ना और हम उससे कहते चल कोई बात नहीं तू मत दे, तो बात थम जाती।
लेकिन मान लो एक आदमी कहे मैं तो नहीं दूंगा अपना हिस्सा, और बाकी लोग कह रहे हैं कैसे नहीं देगा, तो कौन जीतेगा? रिमेनिंग मेजॉरिटी पार्टनर्स या सिंगल पार्टनर? मेजॉरिटी जीतेगी। मान लो कोई पार्टनर ये कहने लगे ये नया आएगा यार, हमारा हिस्सा कम होगा, मैं को नहीं चाहिए ये नया, फर्म बोलेगी हमको तू नहीं चाहिए, निकल। लेकिन वो जो नया जन्मदिन आया उसमें जो हिस्से मिले आपको, वो आपकी ओनरशिप है। आज आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो वो आपके रहते हैं जिंदगी भर। भारत में सरकार किसी की बने, अमेरिका की गद्दी पे कोई बैठे, भूकंप कितना भी गहरा आ जाए, कंपनी का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कंपनी डूबे या बचे, कचहरी में जाए या जिंदा चले, कुछ हो, सदा सदा के लिए मालिकाना हक उतने प्रतिशत हिस्सों पर किसका रहता है? आपका। क्या हम समझे ये बात? तो शेयर कैपिटल का मतलब अंग्रेजी में होता है अ कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स। अ कैपिटल विच इज डिवाइडेड into smallest possible parts so that they can be allotted individually to different people and organizations। एक आदमी के चरणों में गिरकर उससे 50 लाख रुपया लेने से बेहतर है कि हम क्या करें, हम सड़कों पर लोगों को विज्ञापन करके बुलाएं और अपनी गुडविल का फायदा उठाकर उनसे यह कहें कि सिर्फ तुम 10 रुपया दे दो, सिर्फ 10 रुपया, और 10 रुपए तुम्हारे देने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्राप्त हो जाएगी? पूंजी, कैपिटल। सुनते रहिएगा, मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ अभी। अब जब वो 10-10 रुपए लोगों ने दिए तो वो 10-10 रुपए के बराबर के क्या बन गए? मालिक। ठीक, उनको सेंस ऑफ ओनरशिप आ गई। वैसे वो किसी काम की नहीं, फालतू की है। मान लो तुम आज रिलायंस के 10 शेयर खरीद भी लो और तुम रिलायंस के गेट के बाहर जाकर बोलो, बुला यार मुकेश को, बुला मुकेश को, बुला भाई अंबानी को, आप रिलायंस के ओनर हो गए ना, आपके पास 10 शेयर आ गए तो आप पार्ट ओनर हो गए, पार्टनर हो गए मुकेश के, तो आप मुकेश से मिलना चाहते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप कह रहे हो गेट कीपर से मुकेश को बुला। सर वो हो सकता है कि आपसे सम्मान से बात करे क्योंकि बड़ी कंपनी का गेट कीपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मिल पाएंगे ऐसे बिना किसी प्रोसेस के। आप मतलब जाके कह देंगे कि भाई जरा बुलाओ मुकेश को, बुलाओ, और वो आ जाएगा। ये इतना आसान लग नहीं रहा सुनने में। मेरा कहने का मतलब क्या है? क्या उखाड़ लिया तुमने 10 शेयर लेके? सुनने बड़ा अच्छा लगता है सर, आप मालिक हो गए कंपनी के, यू आर द ओनर्स, यू आर द प्रेस्टिजियस। वो जब भाषण देता है ना मुकेश, तो वो मुकेश ऐसे ही भाषण देता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जनरल मीटिंग इस साल की तो शायद हो चुकी, आई डोंट रिमेंबर, नहीं हुई होगी तो यूट्यूब पे पिछली मिल जाएगी आपको। वो मुकेश भाई बीच में खड़े हो जाते हैं, ऐसे पोडियम रहता है और वो यूं करके पढ़ते रहते हैं स्पीच। आजकल तो वो बिजली वाला होता है ना, डिजिटल, पढ़ते रहते हैं उससे। तो जो जिनको वो एड्रेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डियर ओनर्स। सुनते रहिए, बहुत बहुत काम की बात समझने जा रहे हैं। आपको हर सेक्शन पानी जैसा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, आज का लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको एग्जाम वाले दिन नहीं, जिंदगी में रिटर्न देगा। खैर, तो वो मैं कह रहा था कि 10 शेयर आपने ले लिए तो वैसे आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, ना कंपनी का ना अपना। वो जो 10 शेयर आपने ले लिए, बस इतना है कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी उस पर कुछ बांटेगी तो आपको 10 शेयर के बराबर जितना बनता होगा उतना मिल जाएगा। बस घर बैठकर खुश रहिए। ज्यादा चौधरी नहीं बन सकते आप वहां रिलायंस इंडस्ट्रीज में बैठकर। और दूसरा फायदा आपको बस यह है कि मान लो किसी को चाहिए और तुम्हारे पास है शेयर, मैं तुमसे कहूंगा भाई कितने में बेचेगा? आप बोलोगे मैंने तो यार देखो 10 लाख रुपए में खरीदे थे ये 10 शेयर्स, 1 लाख का एक, बड़ा महंगा, तुम 15 दे दो मैं दे दूंगा। मैं कहा ले 15 लाख ले। वो शेयर मैंने ले लिए तो आपको 5 लाख का वो इनकम टैक्स वाला गेन हो गया, शॉर्ट लॉन्ग जैसा भी हो, फायदा हो गया आपको। यही बस लाभ हानि है, ठीक। लेकिन थ्योरी कहती है कि जिन लोगों ने शेयर खरीदे, जिन लोगों से हमने पैसे लिए, वो कंपनी के क्या बन गए? ओनर्स। ध्यान से सुनना सर, नींद नहीं आएगी, मेरी बात सुनिए, बहुत कीमती टॉपिक है। वो क्या बन गए? ओनर। क्या बन गए सर? वो ओनर्स।
तो जब वो कंपनी के ओनर बन गए तो इसका मतलब तो उनके फैसले चलने चाहिए। रेलवे के बाहर नहीं लिखा रहता रेलवे आपकी संपत्ति है। अरे जब रेलवे आपकी संपत्ति है तो फिर हमारा दिल, हम रखें तोड़ें कुछ भी करें। भाई अगर रेलवे हमारी संपत्ति है तो हम तो एसी वेटिंग रूम में अंदर गए और अपना लेट गए। आप मुझे बताइए लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? अगर आप रेलवे में नहीं गए कभी तो रेलवे में ना लिखा रहता है भारतीय रेलवे आपकी संपत्ति है। अरे जब हमारी संपत्ति तो किस बात का टिकट? ये भारत आपका है, इसकी रक्षा आपका काम है। अच्छा हमारा है ना, हमारा दिल, हम यहां बैठेंगे, ठीक? पुलिस कह रही नहीं यहां नहीं बैठ सकती। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब पहले आप शेयर कैपिटल बिल्कुल समझ जाएंगे। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, यदि भारतीय संपत्ति हमारी है, यदि सार्वजनिक संपत्ति हमारी है, यदि रेलवे हमारा है, तो हमारी मर्जी होनी चाहिए ना। हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट है, हम इस वाले कमरे में बैठना चाहते हैं, वो कह रहा है यहां नहीं बैठ सकती। अरे अभी तो हमारी थी। हाँ सर। अच्छा, वो बेचारा कह रहा मुझे यूज नहीं कर रहे। प्लीज बताओ आप मुझे। अरे सवाल का जवाब दो ना भाई। रिकॉर्डिंग वाले लोग कहेंगे बताओ फेस टू फेस का बच्चा जवाब नहीं देता। हाँ मैं कह रहा हूं सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा ना, सब जगह लिखा होता है ये आपका है। आपसे हम कहें मान लो आप कुर्सी तोड़ दो, हम आपसे कहेंगे बताओ यार अब तुम्हारी अपनी क्लास है, तुम कैसा करते हो, दिस इज योर रूम, तो यहीं रुक जाते हैं, फिर हॉस्टल का खर्चा खत्म। मेरी बात समझिए आप। एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। माय लॉर्ड, हिंदुस्तान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। ये सुनना पड़ेगा आपको। आप शेयर कैपिटल पढ़ने आए, बिल्कुल टॉपिक शुरू हुआ है सर यहीं से, आप बस भाषण सुनिए, अभी कुछ नहीं लिखा मैंने। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं समझिए। मान लीजिए एक छोटा सा गांव हो और उसका नाम है लक्ष्मीनगर। क्या हो? ठीक। और उस लक्ष्मीनगर का कोई राजा हो मिस्टर एक्स। कोई छोटा सा गांव है, उसका नाम है क्या? लक्ष्मीनगर। शुभम सुनो, कोई गांव है लक्ष्मीनगर और उसका राजा है एक्स। अब वो जो एक्स है उसका चुनाव, जो एक्स है उसका चुनाव किसने करा? लक्ष्मीनगर के लोगों ने। अब लक्ष्मीनगर में जो भी काम होगा, पेड़ लगाए जाएंगे, नदी बनाई जाएगी, गली बनाई जाएगी, सड़क बनाई जाएगी, पुल बनाया जाएगा, उसके जो फैसले होंगे वो राजा नहीं ले रहा। राजा केवल प्रपोजल भेजता है और अप्रूवल कौन करता है? जनता वोटिंग डाल के। मतलब पुल बनेगा तो पहले लक्ष्मीनगर के लोग वोट डालने जाएंगे सुबह 6 बजे। इसे तो कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं इसे? सुन ही नहीं रहे आप। क्या कहते हैं इसे? डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? 2 महीने बाद, मान लो 2 महीने तक ये चलता रहा, हर नदी, हर पुल, हर सड़क, हर गली आप लोगों के वोट डालने से बनती रही। आप करो यार हम अपनी जिंदगी जिए, वोट डालते फिरे रोज। राजा साहब आपका मन है यार, जो पुल बनवाना है बनवा लो, जो सड़क बनवानी है बनवा लो, हमारे लिए अच्छा करो आप। हमने आपको चुन लिया ना, अब आप हमसे पूछ पूछ के यार क्यों काम करते हो? क्लास खराब हो जाती है रोज सुबह। आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमने आपको चुन लिया, अब आप फैसले चुन लो। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वी सिलेक्टेड अ पर्सन, ही इज सिलेक्टिंग द डिसीजन। ये होता है हिंदुस्तान में। हमने किसको चुना? सांसदों को, विधायकों को, प्रधानमंत्री को, और वो आदमी हमारे लिए फैसला करता है। कौन? जिसको हमने चुना। तो इनडायरेक्टली आपकी संपत्ति है, डायरेक्टली आपकी संपत्ति नहीं है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आप उस शेयर के ओनर हो गए, तो आप उतने हिस्से के ही तो मालिक हुए, पूरी कंपनी के थोड़ी। आपका मर्जी किस पर चलेगा? उतने 10 शेयर्स पर, उसके अलावा किसी पर आपका हक नहीं चलता। समझे सर? कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम क्या करते हैं? अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि यदि उनके पैसे हम वापस नहीं भी कर पाए तो भी उन लोगों का कितना पैसा स्टेक पे लगा? 10 रुपया। छोटे छोटे रकम हमने बहुत सारे लोगों से ले ली।
वापसी कर दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वापसी करी तो कोई दिक्कत ही नहीं। सुनते रहिए आप प्लीज। अच्छा, वो जो लोग आपको पैसा देंगे उनका फायदा याद है आपको? एक तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो थोड़ा 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 बांटेगी, और दूसरा वो वाले शेयर जो हमने खरीदे 10 रुपए में हम किसी को 15 रुपया में बेच सकते हैं, तो उससे हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। पहले बताओ, ये बात समझ आई? पक्का क्लियर? अब सुनते रहिए आप। ये हिंदुस्तान में शेयर कैपिटल का चलन नहीं था। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी लंदन से पैदा हुई। कहां से पैदा हुई? लंदन से। जॉइंट स्टॉक कंपनी को ही आज कंपनी कहते हैं। पहले कंपनी का नाम क्या था? जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि भाई मुझे जो लोग जानते हैं मैं उनसे थोड़े 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 रुपए ले लूं और अपने व्यापार में लगा दूं, ये मैं कहकर कि पक्का लौटाऊंगा साहब एक दिन, या तो प्रॉफिट के रूप में या कैपिटल के रूप में, आप बस पैसा दे दो। लोगों ने दे दिए। ठीक सर। अब ये बताइए कि जब लोगों के पास पैसा लोगों ने आपको दे दिया, आपने बिजनेस में लगा दिया, तो वो लोगों के पास कोई ओनरशिप उतने रुपयों की आ गई, उससे उनको क्या अधिकार मिलते हैं? सिर्फ इतना कि वो साल में एक बार मीटिंग में आकर डायरेक्टरों का अपॉइंटमेंट करते हैं, बस। जैसे आप 5 साल में एक बार मंत्री जी को चुनते हैं ना, इलेक्शन वाले ईयर में आप राजनेताओं के पास जाइए, बड़ी खुशी से मिलेंगे आपसे। मान लो 24 में इलेक्शन है, तो आप 24 की शुरुआत में किसी पे के भी पास चले जाइए, मेरा सर ये थोड़ा काम था ना, हो नहीं पा रहा। मेरी बात सुनिए आप, जो आदमी ने 10 रुपया देकर कंपनी का शेयर खरीदा, उसके पास कितना अधिकार आया? 10 रुपए के बराबर। वो पैसों के अलावा उसको क्या अधिकार मिलते हैं कि वो कंपनी में एक दिन आता है और डायरेक्टरों को अपॉइंटमेंट करके चला जाता है। थोड़ा सा खाना अच्छा मिल जाता है, थोड़ा सा गिफ्ट मिल जाता है, बढ़िया से हॉल में पार्टी सी होती है, और बस नमस्ते। पूरे 364 दिन, 65 नहीं 64 दिन, 364 डेज शेयर होल्डर क्या करता है? अपनी जिंदगी जीता है। वो चांदनी चौक में दुकान पे लाला जी बैठे हैं और उन्होंने गोदरेज के शेयर खरीद रखे हैं। आज वो तैयार होकर जब सुबह सुबह जाने लगे तो हमने पूछा, भाई साहब कहां जा रहे हो? कह रहे जो गोदरेज वालों ने बोला, हम ये शेयर है ना मेरे पास गोदरेज के, तो मीटिंग है वहां पर। उस मीटिंग में शेयर होल्डर को क्या मिलता है? सिर्फ बटन दबाने का अधिकार, वोट डालने का, कि इसको डायरेक्टर बनाऊं या उसको डायरेक्टर बनाऊं। वो वोट डाल के बाहर आ जाता है। ठीक है सर, सुनते रहिए आप प्लीज। वो वोट डाल के वापस आ जाता है, फिर अपनी पूरी जिंदगी जीता रहता है। तो मेरा पूछना आपसे यह है कि अगर इतना ही सिंपल है सब कुछ, ये जो आपने सुना, तो फिर इतनी बाजार में हाय तौबा क्या है? लोग शेयर मार्केट में चिपके रहते हैं पूरे दिन। पूरी इकोनॉमी शेयर मार्केट नीचे गिरता है तो लोग कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में आज तेजी से गिरावट आई, सेंसेक्स 300 अंक नीचे गिरा। शेयर मार्केट में ऐसा कैसे इतना ऊपर और इतना नीचे हो जाता है, वो हमारा विषय नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में जब उछाल आता है या शेयर मार्केट में जब गिराव आता है, तो उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतने बड़े लेवल पर कैसे पड़ जाता है? भाई किसी की कंपनी, किसी के शेयर, किसी ने खरीदे, किसी ने बेचे, अब भारत की यार अर्थव्यवस्था से क्या मतलब? ये आपको मुझे समझाना है। हाँ सर। तो भाई आपने मुझे शेयर बेचे, मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने मुझसे खरीदे, आपने मुझे पैसे दे दिए। ये सेबी, ये शेयर बाजार, ये भारत सरकार, ये बैंक, ये रिजर्व बैंक, इन सब का मतलब क्या, माजरा क्या है, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। तब तो मैं सेक्शन 23 शुरू करूं। जो रोटेशन है, अब मेरी बात ध्यान से सुने आप। चक्कर यह है कि भारत में होने वाला हर एक्सपेंस किसी की इनकम होता है। तो जब भारत में होने वाला एक्सपेंस किसी की इनकम होता है, तो वो पैसा घर के अंदर रखे हुए गेहूं के कनस्तर से बाहर निकला। कनस्तर मतलब कैनिस्टर होता है एक्चुअली, एक उसको हिंदी में कनस्तर बोलते हैं। तो वो कनस्तर में गेहूं में पैसे रखे हुए थे, उससे तो बेहतर थे वो मार्केट में आए, वो आपके बैंक में आए, फिर वो उसके बैंक में आए, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी हुआ। सर्कुलेशन ऑफ मनी करने से लाभ और हानि क्या है कि देश के अंदर जो फ्लोटिंग करेंसी है, जो करेंसी देश के अंदर चल रही है, वो बढ़ जाती है।
अगर आप सारे के सारे पैसे को अपने घर के अंदर रखे रहेंगे तो फिर वो पैसा कहां नहीं आएगा? सर्कुलेशन में। कहां नहीं आएगा सर? सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में जितना ज्यादा पैसा आता है उतने ज्यादा फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप मुझे शेयर बेचोगे तो मुझसे पैसे तो ले लोगे, लेकिन मुझे शेयर की डिलीवरी नहीं दोगे। आप मुझे पैसे ले लोगे मुझसे, लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा मुझे शेयर तो मिले नहीं सर, मिल तो गए, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आ जाएगा आपके पास, तो मेरे तो पैसे चले गए, मुझे कुछ मिला नहीं। या फिर मैंने ऑनलाइन शेयर खरीदे, मेरे पास ईमेल आ गई, लेकिन जब साल के एंड में प्रॉफिट बांटा कंपनी ने तो कंपनी कह रही ये तो फर्जी है, ये कौन सी ईमेल है? नहीं हमारी नहीं, सॉरी, मैं तो लुट गया 10 लाख के शेयर खरीद के। शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री में ट्रांसपेरेंसी रहे, शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री में क्विक रिस्पॉन्स रहे, शेयर मार्केट की खरीदी और बिक्री में सेटलमेंट साइकिल समय पर चले, इसलिए ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे 23 से लेकर 72 तक। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है साहब कि एक आप कंपनी खुली, उसने शेयर बेचे, लोगों को पैसे ले लिए, लोगों को शेयर दे दिए और जिंदगी चलने लगी, कंपनी खुश है। प्रॉब्लम यह है ना कि आजकल इतनी बड़ी जनसंख्या शेयर मार्केट में पैसा लगाती है कि उनके पैसों को संभाल के रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारत सरकार की। आप बताइए, वो आजकल चलता है क्रिप्टो, क्या होता है वो हमारी चर्चा का विषय नहीं, लेकिन वो जो भी होता है वो लोग खरीद रहे हैं और लोग बेच रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों का पैसा उसमें लगा है। 1-2 बार ऐसा होगा कि भारत में बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ करेंसी में उसमें डिस्ट्रक्शन आएगी, लोगों का नुकसान होगा, हाय तौबा होगी समाज में, फिर उस दिन सरकार जागेगी कि हम इस पर कानून बनाते हैं। शेयर कैपिटल पर कानून बनाने का मतलब क्या है कि जो कंपनी शेयर मार्केट में शेयर बेचने जाए, क्योंकि वो बड़ी जनसंख्या से पैसे उठाएगी, उसकी पहले चेकिंग हो कि वो संभाल पाएगी कि नहीं। अब भूमिका चैप्टर की बन रही, सुन नहीं रहे तुम? अरे छोड़ो, बाजार में कोई कंपनी शेयर बेचने जा रही है तो जो कंपनी शेयर बेचने जा रही है उसकी एलिजिबिलिटी हम लॉ में पढ़ेंगे कि ऐसे हर कंपनी बाजार में जाके शेयर नहीं बेच सकती। आप मुझसे कहो कि मैं बाजार में जाके शेयर बेच दूं तो एडवर्टाइजमेंट इशू करने तक का अधिकार नहीं है, 1 साल की जेल होगी अगर बिना अधिकार के आपने ऐड भी निकाल दिया, हमारे शेयर खरीदो। अरे पैसे हमारे, ऐड हमारा, कैपिटल हमारी, शेयर हमारे, शेयर होल्डर हमारे। सरकार को क्या मिर्चें लग रही भाई? सरकार को ये मिर्चें लग रही हैं कि अगर तुमने शेयर बेच दिए, लोगों से पैसे ले लिए, फिर उसके बाद तुम बिजनेस तुम्हारा चला नहीं, तो उन इन्वेस्टर्स का तो लॉस हो जाएगा। तो हर कंपनी मार्केट में नहीं जा सकती, तो हमें क्या पढ़ना है? कंपनी शेयर इशू कैसे करे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि शेयर इशू करने के बाद जिसने शेयर खरीदे वो ट्रांसफर कैसे करे किसी दूसरे को। जिसने शेयर खरीद लिए, जिसने शेयर ट्रांसफर कर दिए, जिसके नाम ट्रांसफर कर दिए, वो मर गया, अब किसको शेयर मिलेंगे? हमारी कंपनी में किसी ने जो शेयर खरीदे, वो शेयर अपनी मर्जी से वो वसीयत में किसी को दान में देना चाहता है तो वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। हमारी कंपनी जो शेयर इशू करना चाहती है वो इंसानों को इशू कर सकती है या ऑर्गेनाइजेशन को भी इशू कर सकती है। हमारी कंपनी जो शेयर इशू करेगी वो भारत के अंदर ही इशू करेगी या भारत के बाहर भी इशू कर सकती है। तो इन सारे नियमों को इस शेयर कैपिटल के चैप्टर में रखा गया। ठीक, आप सबसे पहले वो डेफिनेशन याद करिए, क्या थी? अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट of the capital of company which can be issued individually, either to individual or to organization, किसी को भी इशू करा जा सकता। ये जो शेयर टुकड़ों में इशू करते हैं हम लोगों को, बस ये 200 लोगों तक इशू हो सकता है अगर हमारी कंपनी कौन सी है? प्राइवेट। और 200 से ज्यादा लोगों को इशू हो सकता है अगर हमारी कंपनी कैसी है? पब्लिक। तो कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है ना कि पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं और प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, ठीक है। वो सुनने में प्राइवेट लगती होगी आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जो अपने शेयर जनता को बेच सकती है। हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कैसी कंपनी है? पब्लिक या प्राइवेट? प्राइवेट। वो भी शेयर बेच सकती है।
लेकिन बस वो कितने लोगों को, 200 लोगों को, 200 लोगों से ज्यादा को शेयर वो नहीं बेच सकती। क्लियर? तो अगर आपके आसपास कोई कंपनी दिखे जिसके नाम में प्राइवेट शब्द हो, उसके ऊपर भी ये चैप्टर अप्लाई होता है, बस वो सिर्फ 200 लोगों तक ही सीमित है। और अगर आपके पास कोई कंपनी हो इधर उधर दिखती हो जिसके नाम में प्राइवेट नहीं लिखा, उसके ऊपर भी ये चैप्टर लगता है, बस उसके लिए साइज बड़ा है, पूरी बड़ी जनसंख्या है, बड़े बड़े हॉल्स में जनरल मीटिंग होती है, पूरा का पूरा ट्रैफिक अरेंजमेंट करना पड़ता है। कई कंपनियों की जनरल मीटिंग्स में इतने सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि ऐसे भरे भरे बड़े 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 लोग शेयर होल्डर्स। ठीक है सर? 2 सवाल आखिरी, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। पहला, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं सर, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने का मतलब यह है कि हमने अपनी कैपिटल इकट्ठी करी। तो जो कैपिटल इकट्ठी करते हैं हम, वो लोग कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं या डेटर्स होते हैं, ये बता दीजिए आप। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और डेटर्स ऑफ द कंपनी? They are creditors of the company. That is why it go to the liability side. Shareholders are the creditors of the company. Clear sir? दूसरा सवाल कि जब हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स कहते हैं कि ओनर्स हैं, उनकी अपना मालिकाना हक है, तो अगर शेयर्स में कुछ पैसे उन्होंने नहीं दिए, शेयर 10 रुपए का है और उन्होंने 8 ही रुपए दिए, तो जो 2 रुपए बच गए वो नहीं आए, तो हम शेयर छीन लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं, और अब फिर वो शेयर किसी को दे देते हैं। ये आपने अकाउंटेंसी में सुना होगा, भारत में ऐसा बहुत कम होता है। किसी ने शेयर के 8 रुपए तो दिए ना आपको, तो मेरा पूछना यह था कि 8 रुपए हमारे पास कंपनी पे आ गए, 2 रुपए नहीं आए, तो जब हम फॉरफिट कर लेते हैं और फिर वो दोबारा इशू करते हैं, सुनते रहिएगा, तो जब हम दूसरे को ओनर बना देते हैं तो पहले की ओनरशिप खत्म हो जाती है। तो नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी हमेशा सेम रहते हैं या बदल भी सकते हैं? कैसी बात कर रहे हो? नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी सेम रहते हैं री इशू के बाद, या बदल भी सकते हैं? बदल भी सकते हैं। हमारे पास 10 शेयर होल्डर थे, उनमें से एक के शेयर छीनकर दूसरे को दे दिए गए, तो शेयर होल्डर कितने बचे? 9। ये क्वेश्चन सीएमए फाइनल का पहला सवाल था सर, दिसंबर 2021 में। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि ये बेसिक का क्वेश्चन है, वो आपको आ जाए तो हम आगे बढ़े। शेयर कैपिटल हमारी कंपनी की 10 लोगों में बटी हुई थी, हमने किसी एक के शेयर छीन लिए और किसी दूसरे शेयर होल्डर को दे दिए, तो जो दूसरे शेयर होल्डर को दिए वो तो 10 में पहले से काउंटेड था ना, एग्जिस्टिंग वाले को ही हमने और एडिशनल शेयर दे दिए, तो 10 में से एक के सारे छीन लिए और किसी दूसरे शेयर होल्डर को दे दिए, तो 10 - 1 होगा। एक शेयर होल्डर चला गया, उसके शेयर तो छीन लिए सारे हमने, वो तो माइनस हो गया। जिस नए को दिए वो बाहर से नहीं बुलाया, जो एग्जिस्टिंग थे उन्हीं में से किसी को दे दिए, तो 9 बचे। लेकिन अगर उसके शेयर उससे लेकर किसी बाहर वाले को देते तब 10 बचते। क्लियर सर? अब आप कुछ पूछ रहे थे, हो गया जी, समझ आ गई? लिखना शुरू करें आप। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। आप लिख लीजिए, मैं भी लिख दूंगा। पॉइंट 1, कैपिटल मीन्स मनी और मनीज वर्थ। कैपिटल मीन्स मनी
और मनीज वर्थ contributed by owners. Money or money's worth contributed by owners. Contributed by owners. Point 1 था capital means money or money's worth contributed by owners, full stop. ठीक है जी, लिखिएगा this capital increases liability because this capital increases liability because owners can claim this money back. Owners can claim this money back upon dissolution. ओनर्स इस पैसे को अंत में वापस मांग सकते हैं. दिस कैपिटल इंक्रीजेस लाइबिलिटी बिकॉज ओनर्स कैन क्लेम दिस मनी बैक अपॉन डिसोल्यूशन. हम सिर्फ कैपिटल की चर्चा कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अभी अपने आप समझ आ जाएगी. जिन लोगों ने व्यापार में पैसा लगाया वो चलते चलाते व्यापार से वापस नहीं मांग सकते. नेकी कर दरिया में डाल और भूल जा, यह है कैपिटल का चक्कर. आपने आज कैपिटल के पैसे बिजनेस में डाल दिए, फिर आप झांक रहे हो यार वापस नहीं आ रहे. क्यों आएंगे भाई वापस? वो गए सदा सदा के लिए. यदि डिसोल्यूशन के समय पैसा होगा तो ले लियो, नहीं होगा तो आपका दुर्भाग्य. लेकिन यदि हुआ तो हम क्लेम कर सकते हैं. इसलिए वो पैसा व्यापार के लिए लायबिलिटी है. ठीक. पॉइंट 3 कैपिटल increases assets in the form of cash as well as kind. Capital increases assets in the form of cash as well as kind. इसी के आगे लिखिए this kind can be tangible and intangible. This kind can be tangible and intangible. राइट सर, क्या मतलब हुआ? एक आदमी ने हमारी कंपनी में आकर कहा मुझे तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर बनना है. हमने कहा हम तो शेयर दे देंगे आपको, आप हमें क्या दोगे? तो उसने कहा भाई इतने रुपए दूंगा, ये वाली एसेट दे दूंगा, जो भी है वो हमने मान लिया. भाई अच्छी बात, वेरी गुड, समझ आया आपको? अब मेरा ये पूछना है, यहां पर हमने लिखा है दिस काइंड कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. मान लो एक आदमी आया और वो मुझसे आके बोले मैं आपकी कोचिंग का ऐड करूंगा. हमने कहा हाँ वेरी गुड, यस आप करोगे तो बच्चा बिल्कुल यहीं बरसेगा, कहीं और जाएगा ही नहीं. आपकी स्टैंडी लगवाएंगे बड़ी बड़ी राघव गोयल के साथ. हमने कहा कितने रुपए लोगे? वो कह रहा रुपए नहीं लेते हम ना, बहुत कमा लिया. हमने कहा अच्छा फिर क्या लोगे आप बदले में? कह रहे जी आपकी कंपनी में 10% शेयर्स. मैं कहा 15% दिए, 10% क्या आप ऐड करोगे ना पक्का? अब वो ऐड चल गया, बालक आ गए, बैच भर गया. अब वो आदमी हमसे कह रहा हाँ भाई शेयर अलॉटमेंट लेटर कहां है? हमने शेयर अलॉटमेंट लेटर बनाया,
जैसी हमने शेयर अलॉटमेंट लेटर बनाया वो तो खुश हो गया, वो हमारा अकाउंटेंट दुखी हो गया। वो कह रहा इसकी एंट्री कैसे करूं यार, समझ नहीं आ रहा। शेयर कैपिटल में, या कैपिटल, शेयर तो छोड़ो ना, पता नहीं अभी क्या होता है, कैपिटल तो बढ़ गई, कैपिटल साइड में कैपिटल तो बढ़ गई ना, शेयर बढ़ गए, 10% हमने उसे दे दिए। हो ये भी तो हो सकता है कि हमने अपने में से दिए हो तो कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, ठीक। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कुछ शेयर हमारे पास इशू नहीं हुए रखे थे, वो हमने इशू कर दिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा खुले मन से। अगर आपने घड़ी देखी तो दिक्कत हो जाएगी आज। ये मत देखिए 2 घंटा की क्लास में 4 पन्ने भी नहीं लिख पाए हम। ध्यान से सोचो कि यदि मेरे पास मान लो 100% शेयर हो, उसमें से मैं 10% उसे दे दूं तो जितने हैं उतने ही रहे। मेरे पास 10,000 शेयर थे, उसी में से 1,000 शेयर, परसेंट छोड़ दो, 10,000 शेयर मेरे पास थे, सारे टोटल काउंटिंग 10,000 थी, उसमें से 1,000 शेयर मैंने शाहरुख खान को दे दिए। मैं कहा भाई तू बाईजू का ऐड मत करा कर यार, तू कह बस ये वाली कोचिंग बढ़िया है, तो 1,000 शेयर उसको मिल गए। अब बैलेंस शीट में तो 10,000 रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि मेरे पास टोटल शेयर थे 1 लाख, उसमें से 10,000 मैंने कर रखे थे पेड अप, अब उस 10 से ऊपर 2,000 शेयर मैंने शाहरुख खान को अलॉट करवा दिए, तो लायबिलिटी साइड में तो शेयर बढ़ गए, एसेट साइड में क्या आएगा, लायबिलिटी। भाई बैलेंस शीट है, मैं कम होगा से आप ऐसी मतलब ऐसी वो करते हो मासूमों वाली बात। ये बैलेंस शीट में मान लो लायबिलिटी वाली साइड का टोटल 4 करोड़ है और एसेट वाली साइड का टोटल भी 4 करोड़ है। ये तो बैलेंस शीट हमारी टैली है पहले से। अब हम क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान को शेयर और इशू कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हमने शेयर अब और इशू करने हैं उसमें ये 10 लाख रुपए के शेयर तो ऐड हो गए, ऐड होंगे ना। लेकिन यहां पर कुछ आना तो चाहिए ना पहले बदले में। कैश आता तो कैश जोड़ देते, एसेट आती तो एसेट जोड़ देते, कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे। तो या तो गुडविल मान लेंगे या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ मान लेंगे। यहां पर एक खर्चा आता है सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बदले हम सामने वाले से शेयर के बदले हम सामने वाले से सेवाएं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये लिखा है मैंने कि कैपिटल इंक्रीजेस एसेट्स, किस रूप में, या तो नकद में या फिर काइंड में। जो काइंड में होगा वो किसी भी रूप में हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। लेकिन यह बात पक्की है कि शेयर फ्री में अलॉट नहीं हो सकते। समझ गए आप, यह बात पक्की है कि शेयर फ्री में अलॉट नहीं हो सकते। लिखें आप पॉइंट नंबर 4, इट मींस whenever capital increases, whenever capital increases, whenever capital increases, liability and assets, liability and asset both remain balanced. Liability and asset both remain balanced. ठीक, अगला पॉइंट, कैपिटल is contributed, capital is contributed by various people, capital is contributed by various people in partnership as well as company. Capital is contributed by various people in partnership as well as company. इसी के आगे लिखें, however, the division of capital
however the division of capital in partnership and company, division of capital in partnership and company has a huge difference. Has a huge difference. Has a huge difference. पार्टनरशिप में और कंपनी में जो कैपिटल के टुकड़े हैं वो दोनों में है, लेकिन उसमें अंतर है। क्या अंतर है? अ पार्टनर कैन नॉट फर्दर डिवाइड हिज शेयर्स, डिवाइड हिज पार्ट कर दो, शेयर तो शब्द ठीक नहीं है। अ पार्टनर कैन नॉट फर्दर डिवाइड हिज पार्ट एंड हैंड ओवर टू समवन एल्स। अ पार्टनर कैन नॉट फर्दर डिवाइड, अ पार्टनर कैन नॉट फर्दर डिवाइड हिज पार्ट एंड हैंड ओवर टू समवन एल्स। मतलब एक पार्टनर किसी दूसरे को अपने हिस्से में से हिस्सा नहीं दे सकता। 4 पार्टनर है, उनमें से एक आदमी सुबह सुबह आया और आके कहने लगा कि साहब वो, अरे मैं ना, देखो, मीट माय फ्रेंड, ही इज आवर न्यू पार्टनर। तू कौन होता भाई नया पार्टनर लेकर आने वाला? वो कह रहा जी मैं अपने हिस्से में से इसको हिस्सा देता हूं। हिस्सेदारी में से हिस्सा कोई किसी को नहीं दे सकता पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप क्लोज्ड एंडेड एंटिटी होती है, बंद कमरों के अंदर चलने वाला काम है पार्टनरशिप फर्म। इसके आगे लिखिए, अ पार्टनर कैन नॉट मेक, अ पार्टनर कैन नॉट मेक एनीवन एल्स अ पार्टनर। पार्टनर किसी और को पार्टनर नहीं बना सकता। अ पार्टनर कैन नॉट मेक एनीवन एल्स अ पार्टनर। क्लियर? 3 पार्टनर है, हाँ, चौथे को कैपिटल तो ला रहा है, तो वो तीनों मिलकर किसी को लाएंगे, एक अकेला अपनी मर्जी से किसी को नहीं ला सकता। इंट्रोड्यूस तो कर ही सकता है। मान लो 3 में से कोई एक मीट माई फ्रेंड करके ले आया किसी को, और बाकी तो नहीं लाना चाहते उसे, तो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कंपनी में आ जाता है। आप अपने शेयर मुझे दे दो। न्यू दिल्ली टेलीविजन आपने सुना होगा, NDTV, 2 बहुत बढ़िया और बहुत समझदार पत्रकारों का वो चैनल है, ठीक? प्रणय रॉय और मिसेस प्रणय रॉय, नाम मुझे याद नहीं। वो कह रहे हैं मीडिया में, हमको पता ही नहीं ये कब हो गया। क्या हो गया? कि साहब वो 19-20% कुछ शेयर्स उनकी कंपनी के गौतम अडानी को, मतलब ये फॉर्च्यून रिफाइंड वाले अडानी को मिल गया शेयर। मतलब अब NDTV के शेयर किसके पास चले गए? अडानी के पास। तो लोग कह रहे हैं बताओ यार, एक ही तो चैनल था जो अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर बात करता था, अब तो ये भी फॉर फेवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर बात करेगा। लोगों का तो बातों का सिर पैर होता नहीं ना। तो मैं बता रहा हूं, मैंने अपने मन का, अपने काम का उदाहरण लीजिए। अब उस कंपनी में क्या हुआ? किसी ने अपने शेयर अडानी को बेच दिए, किसी ने अपने शेयर अडानी को बेच दिए। तो जो पहले से शेयर होल्डर थे वो रोक पाए? नहीं। तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, मैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेम बिल्डिंग में। मैंने पता लगाया तुम्हारे दुश्मन कौन है, अपना फर्स्ट फ्लोर उसी का नाम बेच के गया मैं, तुम क्या कर लोगे? तो कंपनी में ऐसा होता है कि हमारे शेयर हमारे हैं, हमारा दिल कि हम किसे बेच रहे हैं, लेकिन साझेदारी में हमारा हिस्सा होकर भी हमारा नहीं है, वो हम किसी और को हैंडओवर नहीं कर सकते। भाई हम कहने के लिए हमारा है, हमारी चीज तो वो हुई ना जो हमारा दिल करे तो जला दे, हमारा दिल करे तो फाड़ दे, हमारा दिल करे तो खा ले। ठीक? तो हमने लिखा पार्टनर कैन नॉट फर्दर डिवाइड इज पार्ट, और किसी और को वो हैंड ओवर हो सके।
Point number 7. A partner is part owner. A partner is part owner, but his ownership is not his private property. But his ownership is not his private property. ये ओनरशिप उसकी प्राइवेट संपत्ति नहीं है, फुल स्टॉप. Firm can take back his part. Firm can take back his part and firm can take back his part and can expel him and then can give his part to someone else but he cannot transfer his part to someone else. He cannot transfer his part. He cannot transfer his part to someone else. मतलब बहुत आराम से समझिए सर, आप बहुत कीमती चैप्टर पढ़ रहे हैं. 23 से लेकर 72 जो सेक्शंस हैं उसमें समय नहीं लगेगा आपको, तो फुर हैं, यूं ही खत्म हो जाएंगे. छोटी छोटी सब निकालना. तो फर्म तो उसका हिस्सा उससे छीन सकती है. नहीं रहे तुम आज से हमारे पार्टनर, वो बोलेगा जी 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 ओके, क्या करें, वो तो निकाल दिया जाएगा. वो कहे कि मैं निकल रहा हूं, मेरी जगह इसको छोड़ के जा रहा हूं, ये नहीं हो सकता. क्यों? ये राजगद्दी तुम्हारी निजी कुर्सी नहीं है. ठीक साहब. पॉइंट नंबर 8. However, in a company, capital is divided. In a company, capital is divided into smallest possible parts. Called shares. And a person can buy shares and give money or money worth equal to value of his shares. And give money or money's worth equal to value of his shares. एक इंसान शेयर खरीद सकता है और अपने शेयर के बराबर के पैसे या एसेट कंपनी को दे सकता है. 9th, when a person purchases or acquires shares, it means when a person purchases or acquires shares, it means he acquired a part of ownership. And
contributed a part of capital to the company. Contributed a part of capital to the company. Part of capital to the company. Right? Point number 10. Point number 10. लिखिएगा when shareholder becomes part owner, when shareholder becomes part owner, comma, his ownership is absolute in nature. His ownership is absolute. His ownership is absolute in nature. ये उसकी अपनी मर्जी है कि ये उसको कैसे डील करेगा, ये उसके भोगे शेयर. He can treat these shares, he can treat these shares as his private property and can transfer to anyone else. And can transfer to anyone else. आप जरा लिखिए फिर बात करते हैं. लिख दिया जी आपने. अक्सर आप देखते होंगे कि कंपनियों में दूसरे लोग आकर पैसा लगाते हैं. तो ऐसा पार्टनरशिप में क्यों नहीं करते भाई वो? क्योंकि उसमें आना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है. ये जो आप अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस में 1-2 पेज पे पार्टनरशिप सेटल कर देते हो, ऐसा असलियत में नहीं होता. पहले तो इतने सारे मीटिंग करके फाइनलाइजेशन करो, फिर साहब वो 2-4 महीनों में डिसोल्यूशन के अकाउंट्स बनते हैं, फिर वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ो, वो उसे वेरीफाई करते हैं. बड़ा मुश्किल है साहब. कंपनियों में घुसकर निकलना बहुत आसान है. कैसे? शेयर बेच दो अपने और निकल जाओ. पार्टनर को काम भी करना पड़ता है, यहां तो पैसे लगाए और वो लायबिलिटी भी लिमिटेड है. एक कंपनी थी हमारे देश में, तो 1-2 एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं. अब होने को तो दुनिया में बहुत कुछ है. हमारे देश में एक कंपनी थी रुचि सोया. रुचि सोया आपने सुना होगा, वो सोयाबीन की बढ़िया आती है, न्यूट्रीला प्रोटीन का पाउडर आता है रुचि सोया का, नीले रंग का रुचि वनस्पति आता है. ये सब कुछ जो कंपनी बनाती थी वो भरपूर लॉस में थी, इतने नुकसान में कि उसके ओनर्स ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल कर दी कि साहब अब हमारे बस की तो है, हम खुद ही इसको इंसॉल्वेंट कर देना चाहते हैं घोषित, ताकि क्रेडिटर्स पीछे ना पड़े. जिन लोगों की वो कंपनी है उनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना, लेकिन कंपनी के पास नहीं है तो एक बार कोर्ट कह दे कि बस कंपनी पे पैसा नहीं है, जिसको मिल गया, बाहर निकलो, चलो खत्म करो, ये हो जाए बस. तो कम से कम रोज की टेंशन तो खत्म होगी. एक बार फैसला हो गया भाई पैसे नहीं है, अब क्या करूं, बता. बाबा जी की नजर पड़ी रुचि सोया पर. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एक्वायर्ड मेजॉरिटी शेयर्स इन रुचि सोया. अब बताओ आप, तो क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी बड़े प्लेयर ने उस छोटे प्लेयर को खा नहीं लिया, अपनी गोद में ले लिया. अब कैसे प्रॉफिट में आ गई रुचि सोया साहब? सारा खेल है कैपिटल के इन्फ्यूजन का, कैपिटल के इन्फ्यूजन का, पैसा को लाने का. आज मान लीजिए हमारे बिजनेस में नुकसान है, वो प्रॉफिट में हो सकता है अगर हम ये 4 चीजें लॉन्च कर दें.
लेकिन अब वो 4 चीजें लॉन्च करने के लिए चाहिए 80,000 करोड़। तो पुराना नुकसान तो भर नहीं रहा, 80,000 करोड़ यार कौन ला के देगा। तो ऐसे हमारी दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको विजन बहुत बड़ा है, जिनका विजन इस बात में है, बात तो है इसमें, कोई नहीं कितने का लॉस है, वो कह रहा जी 15,000 करोड़ का, ये रखे 30,000 करोड़, मुझे क्या मिलेगा इसमें। शेयर खरीदे, कंपनी में 30,000 करोड़ डाले, 15,000 करोड़ से सारे लोन खत्म, 15,000 करोड़ से बिजनेस नया चालू। सिंपल। एक बैंक है हमारे देश में, नैनीताल बैंक लिमिटेड। ऐसा नहीं है नैनीताल में ही उसकी ब्रांच है, ये करकटडूमा पे भी ब्रांच है, रोहिणी में भी ब्रांच है, नैनीताल बैंक लिमिटेड NBL। उसको बड़ा नुकसान हो रहा था। गोविंद बल्लभ पंत आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप गूगल कर लीजिएगा, वैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। गोविंद बल्लभ पंत ने वो बैंक शुरू करा, लेकिन अब वो नहीं चल रहा था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 98% शेयर खरीद लिए बैंक, नैनीताल बैंक के। कितने? 2% क्यों छोड़े भाई? वो गोविंद बल्लभ पंत जी की फैमिली को दे दिए गए कि भाई थोड़ी लेजेसी रहती है, आपने कंपनी खोली तो आपके पास थोड़े रहने चाहिए। तो अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा की गोद में आ गया। का क्या मतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छे खासे पैसे नैनीताल बैंक को दिए होंगे और नैनीताल बैंक के पास पैसे आ गए उड़ाने के लिए दोनों हाथ से, और नैनीताल बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई? ठीक। जिसने पैसे दिए मतलब वो मूर्ख था क्या? बुद्धि नहीं उसमें, दिमाग। भाई जो कंपनी डूब रही है, मर रही है, अंतिम सांसें गिन रही है, कचहरी की चौखट पे खड़ी है, मेरे पास पैसे नहीं है, उस कंपनी में बाबा जी कह रहे हैं मैं 35,000 करोड़ में खरीदने को तैयार, अल्लाह पैसे दो, रुचि सोया बिक गई। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जिसने खरीदी उसमें दिमाग नहीं है क्या? उसे पता है कि कंपनी के पास पोटेंशियल है, लेकिन उसको क्या है, या तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम या सॉल्वेंसी की प्रॉब्लम। अब जो सोयाबीन की बढ़िया खा रहा है उसे नहीं पता कि रुचि सोया इसकी हो गई या उसकी हो गई, वो तो सोयाबीन के बढ़िया एंजॉय कर रहा है, उसे क्या पता कि कौन किसका हो गया। क्या को खरीदा? हाँ, अब हम तो अपने गाने सुनने, हमें क्या मतलब यार यूट्यूब किसका हो गया, लेकिन उसके पीछे तो बहुत कुछ है ना। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनियों में इन्वेस्टर्स शेयर का कुछ प्रतिशत खरीद लेते हैं और उसमें पैसे डाल देते हैं। अब यदि उनको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं चल रहा, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे निकाल लेते हैं। कैसे? जो शेयर उनके पास हैं वो किसी और को बेच देते हैं, वो अपना निकल गए। तो जो नया आता है फिर वो सोचता है मैं चला दूंगा इसको, मेरे नाम से चलेगी, मैं पैसा दे दूंगा। समझ गए सर आप मेरा? हाँ, तो आप फंस गए, कुछ नहीं हो सकता। हाँ और क्या भाई, हमने मान लो कंपनी खरीद ली और फिर हमें बायर नहीं मिल रहा। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत हैं दुनिया में जिनको मतलब वो $2,000 $2 लाख भी गिर जाए तो यार झुकना पड़ेगा यार उठाने के लिए, नहीं छोड़ सही में। तो बस वो पैसे लगाते रहते हैं, एक बिजनेस चलता रहता है, दुनिया चल रही है। तो ये क्यों हो जाता है? इस वजह से शेयर होल्डर पार्ट ओनर बन जाता है और वो शेयर होल्डर की मर्जी है कि वो किसको जाकर के मालिक बना दे। ये बात समझ आई? अगला पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, शेयर होल्डर start enjoying two monetary rights shareholders start enjoying two monetary rights immediately upon becoming shareholder. Immediately upon becoming shareholder, शेयरहोल्डर बनते ही 2 मॉनेटरी अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। पहले, राइट टू रिसीव पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कॉल्ड डिविडेंड
right to receive part of profit which is called dividend, only if declared by company. Only if declared by company, मतलब पहला अधिकार उसके में पैसे जो मिलते हैं वो किस बात के? डिविडेंड के। लेकिन ये जरूरी नहीं है मिले हर साल। मान लीजिए कंपनी ने पैसा कमाया और कंपनी ने पैसा लोगों को नहीं दिया, अपने पास रख लिया। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे ग्रुप 2 में तो मास्टर से पूछिएगा, एक ईपीएस होता है, एक डीपीएस होता है। जब मैं कॉलेज में था तो हमारी टीचर ने हमसे कहा, ये जो है ना, ये मतलब वो किसी दूसरे शब्दों में बात कर रही थी, मैं दूसरे शब्दों में आपको समझा रहा हूं। वो कह रही थी, ये है ना बिग बाजार का मालिक, ही इज वेरी 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 कनिंग मैन, ही इज वेरी बैड। हमें लगा जैसे इसकी और उसकी कोई आमने सामने सीधे सीधे लड़ाई हुई है। हमने कहा, जी क्या हुआ मैडम, क्या खराबी करी इसने बिग बाजार के मालिक ने? वो कह रही, जी इसका ईपीएस और डीपीएस में बड़ा गैप है। अब उस जमाने में तो हमें समझ आया नहीं सर वो ईपीएस और डीपीएस में क्या गैप है। उन्होंने कह दिया, हमने कह दिया हाँ ठीक, नमस्ते। अब जब बिग बाजार बिक गया, अब इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा कि पिछले 25 सालों में किसी कंपनी ने ऐसा नहीं करा जितना कुछ सालों में इस बदमाश ने करा कि कंपनी ने, मान लीजिए अर्निंग पर शेयर कमाया 10 रुपया, मतलब कंपनी ने सामान बेच के 10 रुपए कमाए, उसमें से शेयर होल्डर को कितने दिए? 16 पैसे डिविडेंड पर शेयर। तो इसका मतलब बीच के पैसे कहां गए? कंपनी में अटक गए, इस नाम पे कि वो कंपनी में एक्सपेंशन होगा। लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब वो किशोर बयानी ने बिग बाजार खोलकर गलती करी या चला नहीं पाया। वो यहां से कहना बहुत आसान है, उसकी कुर्सी पे बैठ के देखो कितना कष्ट उसे हो रहा होगा अपनी कंपनी बिकते हुए देखकर। मेरा बस कहना यह है कि कंपनी जब भी कुछ कमाती है उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो पर शेयर। कंपनी ने 16 लाख रुपए कमाए इस साल और कंपनी पे 16 लाख शेयर हैं, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख तो 1 रुपए पर शेयर अर्निंग हो गई। तो जरूरी थोड़ी है कि डिविडेंड बटेगा। ये वाला अधिकार कब मिलेगा? ओनली इफ डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, राइट। दूसरा आप में से कोई आवाज आई थी पीछे से, वो वोटिंग राइट। वोटिंग राइट मॉनिटरी अधिकार थोड़ी है दोस्तों। मॉनिटरी मतलब पैसे आने चाहिए जेब में, वोट डालने से क्या पैसे मिल रहे हैं। दूसरा लिखें आप, राइट टू सेल शेयर्स एंड ऑब्टेन मनी और मनी इज वर्थ upon such sale, full stop. This sale can be at profit or loss. दूसरा तरीका ये है, भाई आपने शेयर खरीदे, आज ही खरीद लो और भूल जाओ। 20 साल बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा हमने ये शेयर खरीदे थे। थोड़ा सा पानी को भी पचने में समय लगता है साहब। हमारे भारत की जो यंग जनरेशन है, विशेष रूप से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ती है, उसको क्या लगता है, बस क्लिक करा पैसा आना चाहिए। उसमें डूबते हैं ना आप। तो भाई आपको भारत से तैरते हुए लंदन जाना हो, इंग्लिश चैनल आपको पार करना हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि लगातार स्पीड में ही दौड़ेंगे या तैरेंगे। शेयर मार्केट जो बदनाम है ना सर,
वो इसलिए बदनाम है, उन लोगों की वजह से बदनाम है जिनको ट्रेडिंग करनी होती है कम समय के लिए। क्लिक बाय क्लिक सेल, क्लिक बाय क्लिक सेल, क्लिक बाय क्लिक सेल। अच्छा, उसमें मार्जिन हाई होते हैं तो आदमी उसमें गेन और लॉस का खेलता रहता है खेल। लेकिन अगर ये देखें आप कि आपने सन 2001 में कोई शेयर 10 रुपए का खरीदा था, हो सकता है आज वो शेयर की वैल्यू 1000 रुपया हो गई हो, तो सोचिए आपने तब अगर 1 लाख रुपए लगाए थे तो फिर 3 जीरो आप उसमें जोड़ दीजिए, इतने गुना हो जाएगी उसकी वैल्यू। लेकिन इतना धैर्य हमारी निगाहों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में होना भी तो चाहिए, वो होता नहीं। हमें लगता बस किसी तरह ये निकल लें शेयर, तो प्रॉफिट पर भी बिक सकता है, लॉस पर भी बिक सकता है। आपने सुना होगा अखबारों में खबर छपती है, आज इस कंपनी को इतने रुपयों का नुकसान हुआ, शेयर मार्केट में इसके शेयर का भाव नीचे गिर गया। उसको सर कोई नुकसान नहीं हुआ, आप बड़े से बड़े विद्वान से क्रॉस चेक कर लीजिए, उसको कैसे नुकसान हुआ भाई साहब। उसको थोड़ी मिल रहे हैं पैसे, उसकी गुडविल को लॉस हुआ, ये सच है। लेकिन शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर 500 रुपए का था और कल 440 का रह गया, तो किसको नुकसान हुआ? जिनके पास शेयर हैं। कंपनी को क्या नुकसान हुआ? मॉनिटरी, सिर्फ गुडविल का लॉस हुआ, जिससे कल को उसको नुकसान हो सकता है। बैंक कहेगा यार तेरे तो भाव गिर रहे हैं, ये लोन तुझे तो दे नहीं सकते हम। सरकार उससे कहेगी यार तेरे तो भाव गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट तुझे नहीं दे सकते, सॉरी। विदेशी कंपनी उससे कहेगी तेरे साथ तो जॉइंट वेंचर कभी ना करूं मैं, शेयर के भाव देखे अपने कैसे गिर रहे हैं। ये हो सकता है। लेकिन साहब वो जो अखबार में खबर छपती है, इस इंडस्ट्रीज को आज 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ, शेयर मार्केट औंधे मुंह, उसको कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो शेयर मार्केट पढ़ाने आएगा टीचर नीचे, तो आपकी क्लास करा दूंगा मैं, आप उससे पढ़ लीजिएगा पूरा प्रोसेस। ये देखा आपने, ये 2 फायदे हैं केवल। जो आदमी लॉन्ग टर्म शेयर अपने पास रखेगा उसको ये 2 फायदे हर साल प्राप्त होंगे। हर साल मौका है बेचने का और हर साल मौका है डिविडेंड प्राप्त करने का। अब तुम साहब खरीद के बेचते रहोगे, खरीद के बेचते रहोगे, खरीद के बेचते रहोगे, खरीद के बेचते रहोगे, तो फिर कैसे तुम्हें आम के पेड़ मिलेंगे? जमीन खरीद के बीज डाल के थोड़ा 10 साल रुकना भी तो पड़ेगा। समझ गए सर? अगला पॉइंट 12, शेयर होल्डर of a company, shareholder of a company also enjoys several other rights which are non-monetary in nature, such as right to vote at general meeting, right to vote at general meeting। इसी के आगे लिखें this right is available, this right is available with or without certain conditions। This right is available with or without certain conditions। ब्रैकेट में लिख दीजिए कवर्ड इन सेपरेट टॉपिक। उसका एक अलग टॉपिक आएगा ना मेंबरशिप राइट्स का, कवर्ड इन सेपरेट टॉपिक। क्लियर हो गई जी बात? विद और विदाउट सर्टेन कंडीशंस। तो वो क्या अधिकार मिलते हैं उन लोगों को? जैसे कि वोट डालना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी मांगना,
कंपनी के ऑफिस में आके बैठ जाना, फोटो कॉपी मांग लेना, तो ऐसे बहुत सारे अधिकार है उनके। वो तो अधिकार अब लगा जाएंगे, आज से हमारा कोई मतलब थोड़ी उसका। ठीक सर, अगला पॉइंट, शेयर्स of a company are in the nature of movable property, which can be transported or transferred from one person or place to another person or place. राइट सर, ये क्या लिखा आपने कि शेयर मूवेबल होते हैं, हम किसी को बेच सकते हैं, वो किसी को बेच सकता है, वो किसी को बेच सकता है। राइट, अगला पॉइंट, शेयर्स आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स शेयर्स आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स but shares become goods only after allotment. ये लाइन बहुत कीमती है सर, फाइनल में भी आएगी आपके काम। Shares are covered in the definition of goods, but shares become goods only after allotment. क्या मतलब? एक कंपनी ने शेयर अलॉट करे, आपके पास आ गए, तभी तो आप किसी को बेच पाओगे, तो वो गुड्स हो गए। लेकिन कंपनी ने आपको शेयर कभी दिए ही नहीं, अभी उसके ही पास है, तो जब तक शेयर इशू का प्रोसीजर फुलफिल नहीं हो जाता तब तक तो आपके पास आए ही नहीं, तो किसी को जाएंगे कैसे? तो वो गुड्स कब बनेंगे? जब किसी एक आदमी को वो अलॉट हो जाएं। पक्का क्लियर? सर आप पूछिए अपने भैया दीदी से, किसी से, फाइनल में सीएमए फाइनल में सवाल आया, आपके यहां नहीं, उनके यहां सीएमए फाइनल में, कि साहब वो शेयर्स आर गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यस और नो? अब गुड्स की डेफिनेशन में सेल ऑफ गुड्स में शेयर है, और हमने यहां पर भी पढ़ लिया शेयर गुड्स है, लेकिन शेयर गुड्स तब है जब वो किसी के हाथ में पहुंचे। जब तक किसी के हाथ में नहीं पहुंचे वो गुड्स कैसे हो गए? आपने मुर्गी खरीदी तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि आपने अंडे खरीदे, वो जब प्रोड्यूस होगा तब देखा जाएगा। समझ गए जी बात आप? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, shares of a company are allotted only after incorporation. Shares are allotted. Shares of a company are allotted only after incorporation, but first allotment is decided. First allotment is decided at the time of incorporation itself. At the time of
इनकॉर्पोरेशन इटसेल्फ। ये क्या लिखा हमने कि किसी कंपनी के शेयर्स इनकॉर्पोरेशन से पहले अलॉटमेंट नहीं हो सकता, कंपनी खुलेगी तभी तो उसके शेयर आएंगे। लेकिन कंपनी की जिंदगी में होने वाला जो पहला अलॉटमेंट है वो कब डिसाइड हो जाता है? कंपनी खुलते से पहले ही। बताओ ऐसे कैसे? अरे आपने इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म पढ़ा है। इनकॉर्पोरेशन में आपने पढ़ा था कि कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स को सब्सक्राइबर्स कहा जाता है, और वो कितने शेयर्स लेंगे ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखकर जाती है एप्लीकेशन में। हमारी कंपनी में जिंदगी भर जो लोग भी शेयर होल्डर आएंगे बनकर उनको शेयर होल्डर कहा जाता है, लेकिन कंपनी की जिंदगी के जो सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सब्सक्राइबर्स। और उनका नाम कंपनी इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही लिखा होना कंपलसरी है। कंपनी खोलने के लिए पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए? 7। और प्राइवेट में? बोलो प्राइवेट में 2। तो वो जो 2 लोग चाहिए, जब वो अपने नाम लिखते हैं कि हम कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उन्हें नाम के आगे ये भी लिखना पड़ता है कि जब कंपनी खुल जाएगी तो हम कितने रुपए के शेयर खरीदेंगे। ठीक, आइए पॉइंट नंबर 16, फर्स्ट शेयर होल्डर्स of the company are specified. First shareholders of the company are specified in the incorporation application itself. First shareholders of the company are specified in the incorporation application itself. They are also called subscribers. They are also called subscribers. ठीक साहब? पॉइंट 17, point number 17, shareholders are also called members of the company. Shareholders are also called members of the company, but we must remember that each shareholder is member, but each member is not shareholder. ये लाइन पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 18, 19 बस एक आध पॉइंट में इसको खत्म करेंगे क्योंकि ये अलग से टॉपिक आएगा अभी। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है। जैसे ही आपने शेयर खरीद लिए आप कंपनी के मेंबर बन गए। लेकिन कुछ लोग बिना शेयर खरीदे ही मेंबर बन जाते हैं। आपको पता है एक ऑनरेरी डिग्री होती है, ऑनरेरी डिग्री। मान लीजिए कोई आदमी है बड़ा विद्वान हमारी नजरों में, बस अंदर क्या आप वो जाने, और हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है हमारी, तो हम उसे बिना पढ़ाई करे पीएचडी दे देते हैं। इसे कहते हैं ऑनरेरी डिग्री, मानद उपाधि। मानद उपाधि मतलब हमने उनको सम्मान में डिग्री दे दी बिना पढ़ाई करी। बताओ, ये जितने सेलिब्रिटी हैं इन्हें बहुत यूनिवर्सिटी मानद उपाधि दे देती हैं। शाहरुख खान के पास पीएचडी है 2-2 यूनिवर्सिटी से। बताओ, बिना अध्ययन अध्यापन के हम अप्लाई करें तो देखो
इतने घंटे पढ़ाना पड़ेगा आपको हमारे यहाँ, इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको हमारे यहाँ, इतनी थीसिस आपको हमारे यहाँ लिखनी होगी, ये फीस मिलेगी आपको, ये फीस आपको देनी है, मिलते भी हैं पैसे पीएचडी में। बताओ, तो बिल्कुल उसी प्रकार समझ लीजिए कि कोई आदमी हमारी कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो, हम उससे कहें आप हमारी कंपनी में ना मेंबर बन जाओ, वो कह रहा मैं नहीं खरीदूंगा तुम्हारे पैसे, शेयर्स मैं पैसे दूं, कौन मांग रहा आपसे पैसे, वो कह रहा मुझे शेयर भी नहीं चाहिए, ज्योतिषी ने कहा है मुझसे तुम शेयर जैसी रखोगे तुम बर्बाद हो जाओगे, नहीं नहीं कौन शेयर दे रहा आपको, आप मेंबर बन जाओ हमारी कंपनी के। वो कह रहा ऐसे कैसे मेंबर बन जाओ, हम कह रहे हैं ऐसे कैसे, कंपनी लॉ में लिखा है मेंबर बनने के लिए शेयर होना जरूरी थोड़ी है, मेंबर को क्या क्या मिलता है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए हर शेयर होल्डर शेयर खरीदते ही मेंबर के सिंहासन पे बैठ जाता है, लेकिन जितने लोग मेंबर के सिंहासन पे बैठे हैं वो सब शेयर ले लेकर आए हैं ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 18, शेयर होल्डिंग is not the only way, shareholding is not the only way, shareholding is not the only way to acquire membership. Shareholding is not the only way to acquire membership, comma, a person can simply enter into a contract. A person can simply enter into a contract with company. A person can simply enter into a contract with company to become member and enjoy membership rights. नहीं, कोई नहीं, ना कंपनी सेक्रेटरी, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोग। ये तो वो लोग जो हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो हमसे चाहते हैं कि सिर्फ पैसा नहीं चाहिए मुझे तो आपकी कंपनी में वोटिंग राइट चाहिए, तो हम एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि 5 साल तक आप हमारा ऐड करो, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे और आपको मेंबर के वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी शेयर होल्डर को मिलते हैं, तो वो हमारा मेंबर हो गया। हमारी कंपनी ने मान लो क्या करा, किसी जॉइंट वेंचर में करा किसी दूसरी कंपनी के साथ, वो दूसरी कंपनी को शक हो रहा है हम पर, तो हम वो कह रहा है जी मेरी कंपनी के एक आदमी को अपनी कंपनी में मेंबर अपॉइंट करो, तुमने कर लिया, क्या तो मेंबर के अधिकार छोटे मोटे हैं, पेपर देखना, पेपर मांगना, फोटोकॉपी मांगना, वोट डालना, बस मीटिंग बुलाने का ऑर्डर देना कंपनी को कि मैं चाहता हूं मीटिंग बुलाई जाए, ऐसे छुटपुटिया अधिकार है, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं। समझ आई थी बात। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 19, सो membership can be enjoyed at parallel level by shareholders and other members, with the only difference that monetary rights of a shareholders, monetary rights of a shareholder are not available
are not available to a member who is not a shareholder। बस 2-3 पॉइंट बचे, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। बस ये बताना बचा है कि शेयर अब होता कैसे है, कहां दिखता, कहां हमने शेयर खरीदे तो कहां है, दिख तो नहीं रहे। लिख लिया जी आपने। अब देखिए क्या है कि हम जब भी शेयर खरीदते हैं तो हमारी वो कंपनियां जो ओपन मार्केट में नहीं है वो तो आज भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं। स्मॉल कंपनीज जो है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? खुल जाएगा जब भी खुल रहा होगा। खुल गया, इमेजेस में देख लीजिए। सर ये शेयर सर्टिफिकेट का ना फॉर्मेट है। अगर किसी कंपनी की कैपिटल ओपन मार्केट में नहीं बिक रही तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो कंपनी शेयर खरीदने पर एक कागज देगी, और वो कागज क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट। ये ओपन मार्केट में तो ये फिजिकल मिलता नहीं, वहां तो ऑनलाइन होता है। उन लोग को जैसे ओपन मार्केट में नहीं बेचती कंपनी, तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको पता कैसे कि कंपनी के शेयर आ रहे हैं? वो तो 200 लोगों तक है ना, तो 1-to-1 चिट्ठी ही जा सकती है, प्राइवेट। हाँ, तो यहां क्या लिखा है? दिस इज टू सर्टिफाई दैट द पर्सन नेम्ड इन दिस सर्टिफिकेट, वो इंसान जिसका नाम इस सर्टिफिकेट में लिखा है रजिस्टर्ड होल्डर है किसका? विद इन मेंशन्ड शेयर, यहां जितने शेयर लिखे उतने का, बियरिंग द डिस्टिंक्टिव नंबर, और शेयर का सीरियल नंबर के यहां से यहां तक के जो 10 शेयर हैं वो आपको दिए गए हैं। Specified in the above named company subject to memorandum and articles of the association and amount has been paid up। मतलब ये सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब पूरे पैसे आ गए होंगे। इक्विटी शेयर इतने रुपए के तो पेड अप इतने रुपए, सर्टिफिकेट का नंबर, शेयर होल्डर का एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे शेयर होल्डर के नाम होते हैं, उसका फोलियो नंबर मतलब उसका पेज नंबर, शेयर होल्डर का नाम, कितने शेयर होल्ड करें उसने, किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के शेयर होल्ड करें। यहां पर साइन होता है 2 डायरेक्टर का या फिर 1 डायरेक्टर का और 1 कंपनी सेक्रेटरी का, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। और ये पीछे ये छपा होता है शेयर सर्टिफिकेट के, जितने ट्रांसफर होते चले जाएंगे उसकी डिटेल यहां पर लिखते चले जाएंगे हम। मतलब ये शेयर आज मेरे पास है, कल को किसी और को मैंने ट्रांसफर कर दिए, सारे नहीं करे, थोड़े करे, तो जितने करे उतने यहां पर हम लिखते चले जाते हैं। पहले बताइए, बात स्पष्ट हुई? ये मिडवे है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि आपने किसी कंपनी के 50 शेयर खरीदे तो ऐसे करके एक रसीद बुक टाइप होती थी, पर्ची जैसे पार्किंग की होती है, उस किताब में से हम गिनते 50 शेयर, भाई साहब 50, 1 2 3 4 ऐसे पर्ची फाड़ी, ये लो सर 50 शेयर। तो बाकायदा 100 शेयर खरीदे तो 100 पर्ची, 1000 शेयर खरीदे तो 1000 पर्ची। आप वो क्या नाम है, फिल्म देखिए आप वो वाली जो हर्षद मेहता, क्या नाम है, 19, हाँ स्कैम 92, वो आज ही रात उड़ा देना, कल की क्लास में आने से पहले
आज ही रात उस फिल्म को घुमा दे, रिकॉर्डिंग वाले भी देख लें, होमवर्क। 1992 स्कैम जो कहानी है उसमें उस जमाने का शेयर बाजार दिखाया गया है जब कंप्यूटराइजेशन नहीं था तो शेयर मार्केट में नहीं था। कम से कम शेयर मार्केट में वही आदमी फिजिकल पर्ची लिए 100 का 500, 100 का 500, 100 का 500, मतलब आई एम सेलिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज प्राइस्ड एट 100 बट आई एम गिविंग यू अ डील ऑफ 500। खरीदना है तो बोलो, नहीं तो मेरे को नहीं जमता, मैं तो 100 का 500 में बेचेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि पहले फिजिकल शेयर होते थे, तो जब उसके छापा पड़ा, वो फिल्म के अंदर रेट पड़ेगी उसके यहां पर एक्टर के घर पे, ऑफिस पे, तो बड़े से स्टोर रूम में फाइलें ही फाइलें रखी हैं, बड़े से कमरे में क्या रखे हैं वो शेयर, मतलब हम शेयर खरीद रहे हैं तो फाइल में ऐसे गड्डी लग के आएगी 1000 शेयर्स की। तो सरकार को ये बुद्धि आई कि यार ये पर्ची पुर्ची तो क्या मतलब, लॉटरी का टिकट थोड़ी बिक रहा है, इसलिए सरकार ने ये सिस्टम निकाला। अब सोचो अगर आपने 1000 शेयर खरीदे तो यहां पर बस क्या लिख दिया जाएगा, 1000 शेयर्स। अब 1000 पर्ची नहीं आएंगी आपके हाथों में, सिंगल एक सर्टिफिकेट आएगा, उस पे ये छपा है कि आपको मिल गए, इस बात की गारंटी हो गई। समझे सर? अब ऑनलाइन के जमाने में क्या होने लगा कि आपको एक खाता, एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने बैंक में खाता खुलवाया, जैसे आपने कैंटीन में खाता खुलवा लिया हॉस्टल की, या पेटीएम में आपने वॉलेट नाम का खाता खुलवा दिया, ऐसी एक जगह खाता खुलता है आपका। उसमें जो भी आप शेयर खरीदते जाते हैं उसमें एंट्री होती चली जाती है। आज इतने खरीद लिए उसमें चढ़ गए, फिर आज इतने खरीद लिए उसमें चढ़ गए, फिर आज खरीद लिए इतने चढ़ गए। ये जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है इसे बोलते हैं मटीरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि मटीरियल है दिखने वाला। और जो ऑनलाइन है उसे क्या बोलते हैं? डीमटीरियलाइजेशन। तो वो शॉर्ट फॉर्म है डीमैट अकाउंट, फुल फॉर्म है डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। कहीं भी खुलवा लो आप, जहां खुलता हो, उसमें बस खाते में पैसे नहीं, शेयर दिख रहे हैं, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा। तो जब उसमें एंट्री हो जाएगी तो सबूत हो गया कि आपने शेयर खरीद रखे हैं। तो एक प्रकार से क्या हो गया, वो ऑनलाइन खाता, उसमें रजिस्टर हो जाता है जी आपके इतने शेयर आ गए। कभी प्रैक्टिकल कुछ होगा तो आप देख लीजिएगा। तो ये समझा सर हमने, ऐसा दिखता है शेयर सर्टिफिकेट। अगला पॉइंट, शेयर सर्टिफिकेट नहीं, एक और है इसके बाद। शेयर सर्टिफिकेट इज अ या इज एन एविडेंस, शेयर सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस दैट, share certificate is an evidence that a particular number of shares, a particular number of shares, share certificate is an evidence that a particular number of shares and series of shares have been allotted to a particular shareholder. ठीक, 21. However, in the digital era या ईरा, डिजिटल युग में शेयर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। शेयर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट which is also called
which is also called demat या dematerialized, which is also called dematerialization. ठीक, इसके आगे लिखें आफ्टर विच, जिसके बाद शेयर सर्टिफिकेट हैज लॉस्ट, शेयर सर्टिफिकेट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, शेयर सर्टिफिकेट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, शेयर सर्टिफिकेट की अब कोई रेलेवेंस नहीं रही। शेयर सर्टिफिकेट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। समझ आ गई जी बात? पक्का क्लियर? तो क्लास ओवर। थैंक यू सो मच।